नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। जो आज आर्टिकल करना है वो 16 करना है, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल 12, 13, 14 और 15 इन चारों आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इन सभी आर्टिकल के बारे में जानोगे तो आपको आर्टिकल जो 16 है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। आर्टिकल 12 क्या कहता है? जो आर्टिकल 12 है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है। भाई स्टेट होता क्या है? जब आप संविधान को पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, तो आपको बहुत जगह स्टेट लिखा मिलेगा। अब ये स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायत होती है, या फिर कोई ऐसी बॉडी जो लॉ बना सकती है। उन सभी को मिलाकर स्टेट की डेफिनेशन में लाया जा सकता है। और जो आर्टिकल 13 है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है। अगर कोई स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करता है, मतलब जो फंडामेंटल राइट है उन सभी को हानि पहुंचाता है, कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी, तो इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड मतलब खारिज कर सकती है। और जब आर्टिकल 14 की बात की थी, पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, इसका मतलब यह है कि जो आर्टिकल 14 है वो एक ग्राउंड तैयार करता है कि सभी लोग कानून की नजरों में बराबर हैं। जो हमने पढ़ा था इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो कंसेप्ट पढ़े थे आर्टिकल 14 में। और जब आर्टिकल 15 की बात की थी, जो आर्टिकल 15 है वो सब क्लोज है, एक तरीके से आर्टिकल 14 का ही पार्ट है, क्योंकि जो आर्टिकल 15 है वो इक्वलिटी तो देता है, लेकिन इक्वलिटी के बेसिस पर हमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होने से बचाता है। अब हमें राइट भी मिल गए, इक्वलिटी का राइट भी मिल गया, और हमें डिस्क्रिमिनेशन होने से भी बच गया। और जब आर्टिकल जो 16 है, अब वो ये कहता है कि जो आर्टिकल सभी को समान रूप से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक अपॉर्चुनिटी, सभी को सरकारी जॉब पाने का अधिकार है, उसको किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 16 की। अब जो आर्टिकल 16 पढ़ना है हमें, उसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 16 का सब क्लोज 1 क्या कहता है? जो मैंने आपको बताया, जो आर्टिकल 16 का सब क्लोज ये कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी को समान रूप से अधिकार है सरकारी जॉब पाने का, यही आर्टिकल 16 कहता है। लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो सबसे पहले एक वर्ड दिखेगा, ऑल सिटीजन्स, यानी किसी के पास अगर भारत की नागरिकता नहीं है तो वो इस आर्टिकल के लिए क्लेम नहीं कर सकता। उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो सरकार को जाकर ये बोले कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, मुझे सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भारत का सिटीजन होगा उसके लिए ही ये राइट अवेलेबल है। वही कोर्ट में केस कर सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, 15, 16, 19 और 29, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियंस के लिए अवेलेबल है, मतलब जिसके पास भारत की नागरिकता है। अब हम समझेंगे आर्टिकल 16 का सब क्लोज 2। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आर्टिकल 15 हमने पढ़ा था तो वहां हमने भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन के 5 ग्राउंड देखे थे। 5 ग्राउंड कौन कौन से थे? रिलीजन था, रेस था, कास्ट था, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड थे। लेकिन जब आर्टिकल 16 पढ़ोगे आप, वहां सब क्लोज 2 पढ़ोगे तो अलग से 2 ग्राउंड और जुड़ते हैं, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो थे ही, लेकिन 2 ग्राउंड और आए हैं। एक आता है डिसेंट और एक आता है रेजिडेंस। डिसेंट का मतलब होता है वंश, आप इस पीढ़ी से बिलोंग करते हो, मतलब आपका जो ओरिजिन था वो इंडिया का था और आप अब यूएस जाकर रहने लग गए, और जो आपके बच्चे हैं वो इंडिया आकर दोबारा से सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस बेसिस पर आप उनको नकार नहीं सकते,
क्योंकि उनके पास भी अधिकार है। इसके बेस पर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा जो राइट है इसी में, रेजिडेंस। आप हरियाणा के हो, कर्नाटक में जाकर जॉब नहीं कर सकते। आप पंजाब से हो, तमिलनाडु में जाकर जॉब नहीं कर सकते। तमिलनाडु से हो तो हरियाणा में जॉब नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरे इंडिया में कहीं भी जॉब ले सकते हो, लेकिन शर्त एक है, क्योंकि जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी कुछ अपने राइट्स हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कहता है कि आपको बेसिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे आप पंजाब का कोई पेपर देते हो, तो पंजाब में यह कहा गया है कि आपके पास 10वीं क्लास में पंजाबी होनी चाहिए, या फिर आपको जो पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल लैंग्वेज में ही काम करता है। जब आप पंजाब में जाओगे तो पंजाबी अच्छे से समझ पाएंगे लोग। अदरवाइज जो हिंदी स्टेट है उनमें ऐसी दिक्कत नहीं आती। जब आप साउथ इंडिया में जाते हो तो वहां कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सभी लैंग्वेज बोली जाती हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो इस बेसिस पर आपको नकारा जा सकता है। अदरवाइज आपको नकारा नहीं जा सकता। आप हरियाणा से हो या फिर कर्नाटक से हो या फिर तमिलनाडु से हो, ये डजेंट मैटर, आपको जॉब मिलेगी। सिर्फ शर्त यह है कि आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, वहां से बातचीत करने के लिए वो लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। और जब आर्टिकल 16 की बात करेंगे हम सब क्लोज 3 में, तो वहां क्या कहता है कि कुछ ग्राउंड बना दिए गए कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको रिजर्वेशन मिल सकती है। ये अलग से एडिशन है, क्योंकि जो आर्टिकल 16 सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये बाद में जोड़े हुए आर्टिकल्स हैं। और जब आर्टिकल 16 का 4 सब क्लोज 4 की बात करेंगे, सब क्लोज 4 क्या कहता है, कुछ एडिक्वेट क्लासेस हैं जैसे SC ST और बाद में OBC भी जोड़ा गया। जब हम मंडल कमीशन पढ़ेंगे तो मंडल कमीशन में यह भी पढ़ेंगे कि काका केलकर कमेटी आई थी जो 1954 में आया था, सो बैकवर्ड क्लास के उत्थान के लिए आया था, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस आर्टिकल की जो लैंग्वेज है वो जान लेते हैं। जब इस आर्टिकल की लैंग्वेज को हम जानेंगे तो वही लिखा गया है SC ST और OBC अदर बैकवर्ड क्लास, इन सभी के लिए रिजर्वेशन हो सकती है। और उनको रिजर्वेशन में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब हम सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा अलग से कोटा बना होता है। क्योंकि कोटा इसलिए है, सरकार का मानना है कि उन लोगों को अच्छी पढ़ाई, इकोनॉमिक जो वैल्यूज है पूरे इंडिया में वो अच्छी नहीं है, इसके लिए एक अलग से कोटा बनाकर उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए रिजर्वेशन का एक प्रोविजन बनाया गया है। और आर्टिकल सब क्लोज 4A है, जैसे ये आर्टिकल का सब क्लोज 4 है, ऐसा ही एक आर्टिकल सब क्लोज 4A है जो क्या कहता है, यानी जब प्रमोशन होगा, आपने इस बेसिस पर जॉब ले ली, आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब आर्टिकल 4 के बेसिस पर, सब क्लोज 4 के बेसिस पर, जब आप 4A की बात करोगे तो वहां प्रमोशन होगा, रिजर्वेशन के बेस पर भी प्रमोशन होगा। और 85 अमेंडमेंट आगे पढ़ाऊंगा, वो ये क्या कहता है, ये कहता है अगर आपका प्रमोशन हो गया और वहां आपको सीनियरिटी मिलेगी, मतलब इसको डिटेल में समझते हैं भी, ये कोई C ग्रुप की पोस्ट है और यहां पर जनरल कास्ट के आदमी भी हैं, SC कास्ट के भी हैं, ST के भी हैं, मान लीजिए, यानी एक तरफ रिजर्वेशन वाले आदमी है और एक तरफ जनरल कास्ट है। और यहां C ग्रुप में जो जनरल कास्ट का आदमी है उसकी लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा है और उसको सीनियरिटी अवेलेबल है, यानी जनरल कास्ट के पास सीनियर मेंबर है वो इस पोस्ट में। और अभी होना है प्रमोशन। प्रमोशन क्या कहता है, आर्टिकल 4A क्या कहता है, जो सब क्लोज 4 है वो कहता है कि रिजर्वेशन के बेस पर प्रमोशन होगा, ये कहता है। और आर्टिकल 85 में जो अमेंडमेंट था, सॉरी, उसमें क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया है रिजर्वेशन के बेस पर जो SC मेंबर है, SC या ST मेंबर है, उसने प्रमोशन ले लिया,
और कुछ साल बाद जो जनरल कास्ट का जो मेंबर था वो भी प्रमोशन हो गया, प्रमोट हो गया। अब दोनों सेम ग्राउंड पर हैं, लेकिन अब फर्क क्या है? अब फर्क यह है कि जो एससी मेंबर है वो सीनियर है बजाय कि जनरल के। यही आर्टिकल 4 है, 4A है, जो सब क्लॉज 4A है, वो यही कहता है कि प्रमोशन के बेसिस पर जो पहले जॉब पर आएगा, यानी जो बी ग्रुप की जो पोस्ट है, मान लीजिए एससी मेंबर पहले आया तो वो सीनियर होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4B। ये सभी बात जानने क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी आपको जो आर्टिकल 16 है वो समझ में आएगा। और आर्टिकल 4B क्या कहता है? वो ये कहता है, अगर मान लीजिए आपकी बार रिक्रूटमेंट हुई और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 थी, और उसमें से एक क्राइटेरिया बना रखा है कि 50% जो जॉब है वो रिजर्व होंगी, रिजर्व कैटेगरी के लिए होंगी। अगर रिजर्व कैटेगरी में जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो वैकेंट रह जाती हैं 25%, यानी लगभग ये मान लीजिए आधी पोस्ट खाली रह गई रिजर्वेशन कैटेगरी में, तो जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होगी तो उसमें जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। यानी अगर अगली बार भी 100 पोस्ट आती हैं तो उसमें जो रिजर्वेशन है वो 50 ही रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है 50 तो ये है, और जो अगली बार की जो रिक्रूटमेंट है 50 पोस्ट उसमें एक्स्ट्रा थी। इसका मतलब 75 पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं होंगी, सिर्फ 50 पोस्ट ही रिजर्व कैटेगरी के लिए अवेलेबल होंगी। यह कहता है आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4B। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 5। ऐसे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे चर्च है, ठीक है, अगर मान लो वहां कोई अवेलेबल है, वहां पर कोई पोस्ट अवेलेबल्स है और वो गवर्नमेंट के अंडर है, तो वहां सभी जो आर्टिकल 16 है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। क्योंकि अगर रिलीजियस मैटर में किसी रिलीजियस पर्सन की ही जरूरत है तो वहां रिलीजियस के बेस पर, रिलीजन के बेस पर ही आदमी है जो मैन है वो अपॉइंट होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल का जो सब क्लॉज 6 है वो क्या कहता है। सब क्लॉज 6 मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, और जो सब क्लॉज 6 है वो वीकर सेक्शन के लिए है। आप सभी ने ईडब्ल्यूएस सुना होगा। अब तक जो मैंने आपको रिजर्वेशन पढ़ाई है वो कास्ट के बेसिस पर थी, लेकिन जो आज रिजर्वेशन ये है सब क्लॉज 6 में वो इकोनॉमी के बेस पर है। मान लीजिए आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आपको ईडब्ल्यूएस के जो कोटा है उसमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस में एंटर नहीं हो सकते। 103 अमेंडमेंट लेकर आए थे, उसके तहत यह आर्टिकल जोड़ा गया था। अब जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है। इस आर्टिकल की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर हम इस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में जाने तो एक इंदिरा साहनी केस है, उसके द्वारा ही कहा गया था कि 50% रिजर्वेशन ही हो सकती है, उससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आया तो वो 50% का जो क्राइटेरिया था उसको वैलिड नहीं करता, उसके ऊपर चला जाता है। इसका मतलब जब रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस की जुड़ जाती है तो 60% रिजर्वेशन आती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस लगे और उस केस की इंटरप्रिटेशन हुई तो वो ये माना गया कि जो ईडब्ल्यूएस है वो कास्ट बेस नहीं है, वो इकोनॉमिक बेस है। इस वजह से जो 50% का जो क्राइटेरिया है वो वैलिड है। अब दूसरी बात क्या आया? जो मैंने आपको बताया जो आर्टिकल 16 है वो सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अगर कोई सरकारी जॉब है या फिर कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां ये सारी बातें अवेलेबल होती हैं, वैलिड हैं। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बात करोगे या फिर प्राइवेट सेक्टर की जॉब में बात करोगे तो वहां आप ये नहीं कह सकते कि मुझे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन के बेस पर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, हनन हुआ है मेरा फंडामेंटल राइट का। ये सिर्फ आप जो अधिकार है
ये फंडामेंटल राइट का जो अधिकार है आर्टिकल 16 का, वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर जता सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में इसकी वैलिडिटी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, अब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट। 77 अमेंडमेंट हुआ, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि प्रमोशन में भी एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलेगी। और जब इसका ही इंटरप्रिटेशन हुआ कहां, अमेंडमेंट 85 में, जो 4A है उसमें सीनियरिटी होगी एससी और एसटी रिजर्वेशन की। लेकिन अगर आपने एक बात देखी, यहां सबसे बड़ी बात, मैंने जो रिजर्वेशन बताई है एससी और एसटी के लिए बताई है, प्रमोशन भी और सीनियरिटी भी, वो सिर्फ एससी और एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए नहीं है। ओबीसी यहां पर नकार दी गई है। एससी और एसटी एक बैकवर्ड क्लास माना गया है, उसका उत्थान करने के लिए ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है 103 ईडब्ल्यूएस के बारे में बात की थी, और उसके बाद है अमेंडमेंट है 95 और 104। ये दोनों अमेंडमेंट हम यहीं पढ़ लेते हैं। अगर एससी और एसटी रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ऐसा क्यों है? ये नहीं है कि रिजर्वेशन हमने संविधान में दी है, रिजर्वेशन की मांग बहुत पहले से थी। अंबेडकर और जो गांधी जी की वार्तालाप थी, पूना पैक्ट था, उसमें भी रिजर्वेशन की मांग हुई थी। बहुत साल पहले से ही रिजर्वेशन की मांग शुरू हो चुकी थी। और ये रिजर्वेशन इसलिए भी है कि उन लोगों का जो उत्थान था वो नहीं हो पाया था, क्योंकि समाज में जो एजुकेशन है वो नहीं मिल पाई थी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो शिक्षा है वो एकमात्र ऐसा सोर्स है जो किसी भी कैटेगरी, किसी भी सेक्शन को ऊपर उठाने का काम करता है। इसी वजह से उनको शिक्षा अच्छी मिले, और एससी, एसटी और ओबीसी इनके लिए एक रिजर्वेशन का कोटा बनाया गया। अब हम बात करेंगे मंडल कमीशन की। लेकिन मंडल कमीशन से पहले एक बात यह जाननी भी जरूरी है कि काका केलकर कमेटी आई थी एक, जो 1954 में आई थी। काका केलकर 1954, इसको पहला बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन भी माना गया है। और ये किस लिए माना गया है? क्योंकि एससी को रिजर्वेशन और एसटी को रिजर्वेशन बहुत पहले से मिल गई थी। अब डिमांड थी कि ओबीसी सेक्शन को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। लेकिन जो काका खेलकर की जो कमीशन था उस पर इतनी अच्छी बात नहीं हो पाई। लेकिन 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई और उन्होंने बीपी मंडल कमीशन का गठन किया, और उसको बोला गया कि आप जो ओबीसी सेक्शन है, बैकवर्ड क्लास का जो सेक्शन है जिसको रिजर्वेशन नहीं है, क्या उसको रिजर्वेशन मिल सकती है? अगर मिले तो किस किस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उसमें कितनी कास्ट है, यह सारा एनालाइज लगाया गया। और इसके बेस पर, एनालाइज के बेस पर एक रिपोर्ट मंडल कमीशन के द्वारा दी गई, और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3743 कास्ट ऐड की गई। और यह डाटा 1930 का था। 52% पॉपुलेशन थी और जिसको यह मांग रखी गई कि 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सरकारें आई और चली गई, लेकिन जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको 10 साल तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। 10 साल के बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई और मंडल कमीशन को लगाया गया कि हां बैकवर्ड क्लास होनी चाहिए और उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई तो मंडल कमीशन पर और काम हुआ। अच्छे से यह बात पता लगी कि कितनी रिजर्वेशन होनी चाहिए और किस किस बेस पर कहां कहां रिजर्वेशन होनी चाहिए। यह था पूरा आर्टिकल नंबर 16। लेकिन जब मंडल कमीशन आया तो वहां एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी आया था। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्या है? जो आर्टिकल 16 से ही जुड़ा है। जैसे मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया था ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वह क्या था? वो ये था कि 8 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम होगी वो ईडब्ल्यूएस का पार्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही एक लेयर बनाई गई ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, जो 1993 में 1 लाख थी और समय के साथ वो बढ़ती गई और 2017 में
वो जो क्राइटेरिया था, जो लाइन थी क्रीमी लेयर की, वो 8 लाख पर ही कर दी गई। मतलब ये अब 8 लाख की जो इनकम है उससे ज्यादा वाले लोग ओबीसी सर्टिफिकेट का यूज नहीं कर सकते। और उसमें एक एक्सेप्शन ये भी है, अगर किसी के फादर या किसी फैमिली में प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, एमपी, एमएलए है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोजीशंस पर है, लेफ्टिनेंट है आर्मी में, तो उन सभी के लिए जो ओबीसी क्राइटेरिया है वो अवेलेबल नहीं है। ये था क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। अब जो हमें पढ़ना है वो आर्टिकल 17 पढ़ना है, अनटचेबिलिटी को पढ़ना है, क्योंकि हम डिटेल में इसलिए कर रहे हैं, अगर आप उसका डिटेल एनालिसिस करोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ये जो पूरी सीरीज है वो उन सब के लिए है कि जो बेसिक्स टू एडवांस बोलते हैं, जिसको आप किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए वहां ये सीरीज काम आएगी। जब अनटचेबिलिटी पढ़ेंगे तो वो ये जानेंगे कि जो अनटचेबिलिटी शब्द है वो संविधान में लिखा हुआ नहीं है, उसको कुछ और लैंग्वेज में जाना जाता है। टाइटल का जो है, जो आर्टिकल 18 है वो समझेंगे। आर्टिकल 17 और 18 हम एक ही क्लास में करेंगे। ये जो पूरा आर्टिकल है, यानी जो राइट टू इक्वलिटी है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर, क्योंकि जो हमारा यूट्यूब एनालिटिक्स है वीडियो का, वो ये कहता है 90% जो व्यूज है हमारे वो नॉन सब्सक्राइब एंड से हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।